हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा के जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके, जीएस और ट्रैफिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगली शिफ्ट में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, जिससे आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात और बता दें कि आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ और जितने भी अभी तक इम्पोर्टेंट जीके के सेशंस हुए हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सरकारी एग्ज़ाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें पूछा गया था कि एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था और इसमें सभी लोगों ने लगभग आंसर लगा दिया होगा। तो जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, जो कि अपनी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है, जो कि महाराष्ट्र के एक स्थान है जहाँ पे औरंगाबाद आप लोग देख सकते हो। जो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक और स्थान है, वहाँ से एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें ऑप्शन क्या थे, महाराष्ट्र था या फिर औरंगाबाद था, तो आप लोग उसको एक बार देख सकते हो। इन्हें किसने बनवाया था, इन्हें बनाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी है, मतलब विश्व धरोहर में शामिल भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं और जिनके नाम थोड़े से अटपटे हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपके एग्जाम में अगली शिफ्ट में बन सकते हैं क्वेश्चन। देखिए जो मरु महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में मनाने जाने वाला एक प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में ऑप्शन में था या फिर जैसलमेर ऑप्शन में था, ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जैसलमेर स्थान पे मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ये लिखा है, एक लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं। तो लोसार जो महोत्सव है, लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, लोसार महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। उसके बाद एक हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस महोत्सव, ये भी कहाँ पे मनाते हैं, ये भी मनाते हैं अपना कहाँ पे, लद्दाख में। अब देखिए एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक जैसे अपने लोसार पढ़ा है तो एक लोसांग भी है, लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, लोसांग फेस्टिवल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, बथुकम्मा फेस्टिवल। तो जो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है। अब देखिए बथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, यानी कि बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। हरेली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, हरेली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो हरेली फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसका जो हरेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है, हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। देखिए आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हरेली और हरेला दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं, लेकिन हरेली कहाँ पे मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, और हरेला कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि और भी इम्पोर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उनकी PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना अगर आप लोगों को चाहिए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका फुल फॉर्म से संबंधित। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि MPFI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो MPFI का फुल फॉर्म है वो है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या थे वो मुझे नहीं पता है, ऑप्शंस आपके सामने नहीं आए हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन है, अमित शाह हैं, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो अभी वर्तमान में खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, वो कौन है, और केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। लगभग सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा क्योंकि ईजी टाइप का आज का पेपर था, इसमें लगभग सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था,
1905 में हुआ था। लेकिन अगर इसका मतलब ये पूछ लेता कि किस वायसराय के टाइम पे हुआ था, तो ये मतलब बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो याद कर लेते हैं कि कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लेकिन ये याद नहीं कर पाते हैं कि किसके टाइम पे हुआ था। तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक है। ये इसने घोषणा कर दी थी जबकि बंगाल विभाजन हुआ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो आगे प्रोसेस थी वो मैं आपको अगली बार बता दूंगा, ठीक है। जो बंगाल विभाजन के टाइम पे जो चीज़ हुई थी वो आपको एक अलग से वीडियो में सेपरेट में आपको बता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारत में कोविड वैक्सीन बनाने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा था। तो देखिए, भारत में जो कोविड-19 थी उसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था कोविशील्ड वैक्सीन। कौन सी थी? कोविशील्ड वैक्सीन थी। इसको किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, जो कि कहाँ पर है? पुणे में स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक वैक्सीन और थी अपने भारत में, उसका नाम क्या था? कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को किसने बनाया था? तो कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने। अब आप लोग इनके CEO को आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जी थे उनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर क्या किया इन्होंने दान के कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हॉर्न बजाना वर्जित है का संकेत क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैसा लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी कन्फ्यूज़न है, मतलब क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, या फिर ये ऐसा ही था, हॉर्न बजाना था या फिर हॉर्न बजाना वर्जित था। तो आप लोग एक बार इसको चेक करिएगा, अपनी बुक्स में देख ले, आप एक बार देखिए। ये आपके जो जितने भी साइन हैं उनको एक बार ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, और उनके चिन्हों को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में सुबह की शिफ्ट में भी आया था, इस शिफ्ट में भी आएगा और अगली शिफ्ट में भी आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो देखिए हॉर्न बजाना अगर वर्जित है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे और भी चिन्ह पूछे गए थे, तो नेक्स्ट एक में ये पूछा गया था कि चेतावनी का संकेत क्या है। तो चेतावनी का संकेत कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ट्राइंगल में इस तरीके से एक्सक्लामेटरी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेतावनी का चिन्ह है वो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओवरटेक जो आप करते हो, ओवरटेक को रोकना या फिर ओवरटेक करने का संकेत क्या है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ही पता चलता है, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आया था। तो ये तो एक, या फिर तो हो सकता है कि ओवरटेक रोकने को क्या कहते हैं। तो ओवरटेक जो रोकना है उसका चिन्ह ये वाला है, ठीक है। वो मतलब ओवरटेक को रोकना, तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार, इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है? संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं। जबकि अपने मौलिक कर्तव्य क्या हैं? अपने मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? पहले थे 7। एक अधिकार हटा दिया गया है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब आप लोग इनके ये बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि RTO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो RTO का फुल फॉर्म है वो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। क्या पूछ रहे हैं कि RTO का फुल फॉर्म क्या है? तो RTO का फुल फॉर्म आप सभी लोग देख सकते हो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इसका फुल फॉर्म है RTO। इसमें क्या होता है? RTO में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी का एक RTO डेटाबेस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये ऑफिस, मतलब ये एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, इसमें क्या किया जाता है? जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी को एक RTO डेटाबेस में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें देखिए फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं,
क्योंकि आपका है ये ड्राइवर का एग्ज़ाम, ड्राइवर के एग्ज़ाम में आपसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी ट्रैफिक से संबंधित, ठीक है। तो एक बार इनके फुल फॉर्म आप लोग जरूर से पढ़ के जाएं, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि PUC का फुल फॉर्म क्या है। तो जो PUC का फुल फॉर्म है वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है, जो कि सुबह की शिफ्ट में भी आया था और इस शिफ्ट का मुझे पता नहीं है कि इस शिफ्ट में भी शायद आया था, ठीक है। PUC का फुल फॉर्म, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए जो 2011 की जनगणना है, आपने अभी तक एनालिसिस किया होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम भी दिया होगा, तो उसमें क्या किया गया था, 2011 की जनगणना से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो उसी तरीके से अब इसमें भी किया जाने लगा है। तो इसमें भी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिया है और इसमें कह रहे हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो है अंडमान एवं निकोबार। तो एक बार 2011 की जो जनगणना है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है उससे, क्योंकि आपका एक नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार है उसका जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। ये अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि किसका ज़्यादा है, तो सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक है इसका किसका, दिल्ली का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे आज के वो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जितने क्वेश्चंस आपके मिल सके हैं वो क्वेश्चंस अभी आपके डिस्कस हो चुके हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। और जितनी भी क्लासेस अभी तक चैनल पे हुई हैं, इंपॉर्टेंट जीके के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स सभी आप लोग देख सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।